सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं आपको, अगर आपने पिछला चैप्टर मुझसे नहीं पढ़ा है या कहीं से भी नहीं पढ़ा है तो इस चैप्टर को देखने का कोई फायदा नहीं है। पहले आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स अच्छे से कर लो, वो हो जाए तभी इस चैप्टर पे आना, अदरवाइज इसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, अगर तुमने अब पहले से कर ही रखा है, तुम्हें मतलब भी पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कि हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं ईयर एंड पर आकर। जब हम ईयर एंड पर आकर खाते बनाते हैं तो हम दो चीजें जानना चाहते हैं। पहली चीज हम जानना चाहते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, प्रॉफिट लॉस कैसा है। दूसरी हम जानना चाहते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, एसेट लायबिलिटी का स्टेटस कैसा है। ये बात अपने को पता है। अब ये विद एडजस्टमेंट्स वर्ड का मतलब क्या है, ये जो वर्ड आया एडजस्टमेंट्स, इनका क्या मतलब है। एडजस्टमेंट बेटा आपने पहले भी पढ़ी है। जब आपने पिछला चैप्टर करा तो वहां पर आपने देखा क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर ही दिया होता था, तो वो एडजस्टमेंट ही थी। देखो एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, पहले आप आराम से समझो। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जिनको अभी तक ट्रीट नहीं करा गया है। जनरली इसके अंदर अब आप सोचोगे सर जब फाइनल खाते बनाने का टाइम आ गया है, ईयर एंड का टाइम आ गया, तो यहां पर ऐसी कोई चीजें होंगी भी क्यों जिनको ट्रीट ना करा गया हो सकती है। सबसे ज्यादा और मोस्ट कॉमनली और होती है वो है क्लोजिंग स्टॉक। अब सोचने की बात है, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है कि ईयर एंड पे मेरे पास स्टॉक कितना है। ईयर एंड पे स्टॉक कितना है, एक बात बताओ, आप कब चेक करोगे? ईयर एंड पे चेक करोगे। ईयर एंड पे आप ये खाते बना रहे हो तो बेसिकली ट्रायल बैलेंस तो पहले से बन गया, तो ट्रायल बैलेंस के बाद ही पता चलेगा ना कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है। समझ आई मेरी बात? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका जनरली आमतौर पे पता ही ट्रायल बैलेंस बनने के बाद चलता है, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक की क्लोजिंग स्टॉक कितना है। और भी कुछ चीजें आ जाती हैं। अब एडजस्टमेंट में हम कम से कम भी 20 एक एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे, उन सबके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि इनका पता हमें ट्रायल बैलेंस बनने के बाद चला। तो ऐसी चीजें जिनका पता ट्रायल बैलेंस बनने के बाद चलता है उन्हें आप क्या बोलते हो? एडजस्टमेंट्स बोलते हो। और ये एग्जिस्ट भी करती हैं, जैसे मैंने आपको बताया क्लोजिंग स्टॉक है वो ईयर एंड पे काउंट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्टमेंट बन जाएगा। और एग्जांपल सुनो, जैसे आपको पता चलता है साल के एंड में ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता चलता है कि भैया जो मैंने रेंट पे करा है ना उसमें 3,000 तो अगले साल से रिलेटेड है, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि 3 साल इस साल का खर्चा ही नहीं है, इस साल का खर्चा कम करना पड़ेगा। मान लो आपने इस साल रेंट अपना 20,000 दिखा रखा है तो आपको उसे 17 दिखाना पड़ेगा क्योंकि 3,000 तो अगले साल से रिलेटेड है। समझ आई मेरी बात? तो ये सारी चीजें जो होती है क्या होती है? एडजस्टमेंट्स होती है। अब एडजस्टमेंट्स को आपने नोटबुक में कैसे लिखना है, तो एडजस्टमेंट्स को आपने बेटा नोटबुक में इस तरीके से डिफाइन करना है, नोटबुक्स में इस तरीके से डिफाइन करना है। ये डेफिनेशन आपके सामने है। क्या कहता है देखो, एडजस्टमेंट्स आर द आइटम्स और इंफॉर्मेशंस गिवन आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। जो चीजें आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दी गई होती है, इसका मतलब होता है कि इन्हें हमने पहले से ट्रीट नहीं करा है। दैट मस्ट बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और एलोकेटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। इनको हमें ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी, इन्हें हमें कुछ करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, कुछ लिखना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट या बैलेंस शीट बनाते वक्त। तो बेसिकली इनको हमें क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। दीज एडजस्टमेंट्स आर नेसेसरी। ऐसा होता है, क्यों होता है? बिकॉज सम ट्रांजेक्शंस रिलेट टू करंट ईयर। कुछ चीजें होती है जो इस साल से रिलेटेड है लेकिन रिकॉर्ड नहीं करी। ये कुछ जैसे मैंने रेंट का एग्जांपल दिया, रिलेटेड अगले साल से है लेकिन इस साल तुमने लिख रखा है तो उसको आपको सही करना पड़ेगा। तो ये क्या होती है? मेरी एडजस्टमेंट्स। मेरा हमेशा से यही मानना होता है कि पहले बच्चों को चीज समझ आए कि होती क्या है, फिर आप उसको सोल्व करो। समझ आया कि एडजस्टमेंट्स होती क्या है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, राइट डाउन करो तो राइट डाउन कर लो। चलो भाई अब हम देखते हैं एक एक एडजस्टमेंट को। उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और समझो। देखो, जो भी चीज मैं कोई चीज सिखा रहा हूं वो पर्टिकुलर फॉर्मूला कह लो, टेक्निक कह लो, ट्रिक कह लो, अगर आपने याद रख ली पूरा का पूरा चैप्टर बहुत आसान लगने वाला है। क्या? देखो जितनी भी चीजें हैं
वो इनसाइड ट्रायल बैलेंस भी एग्जिस्ट कर सकती है, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस भी एग्जिस्ट कर सकती है। अगर कोई भी चीज इनसाइड ट्रायल बैलेंस है, अगर कोई भी चीज, क्या बोला मैंने, इनसाइड ट्रायल बैलेंस है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर लिख रखी है, तो उसका एक ही ट्रीटमेंट होगा। क्या होगा? उसका एक ही ट्रीटमेंट होगा। अगर कोई चीज आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के बाहर है कोई चीज, बेसिकली एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी गई होती है आपको, तो इसका क्या होगा? दो ट्रीटमेंट्स होंगे। रीजनिंग सुन लो पहले। जो भी चीज आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है मतलब वो एडजस्टमेंट्स है, मतलब उनको हमने पहले से ट्रीट करा ही नहीं है। हर ट्रांजेक्शन के अकाउंटेंसी में दो ट्रीटमेंट होते हैं, हर ट्रांजेक्शन के दो ट्रीटमेंट होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम होता है। दो ट्रीटमेंट होते हैं, इसका मतलब होता है आउटसाइड ट्रायल बैलेंस कोई चीज है तो मतलब उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रखा, तो उसके दोनों ट्रीटमेंट अब करने पड़ेंगे। लेकिन कोई चीज अगर इनसाइड ट्रायल बैलेंस है तो उसका एक ट्रीटमेंट हो रखा है, दूसरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। दूसरा ट्रीटमेंट जो नहीं हुआ है मतलब एक ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उसे आप करोगे। ये कौन सा ट्रीटमेंट नहीं होता? होता जो होते कि आप इसको फाइनल अकाउंट्स में कहां लिखोगे, आप इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहां डालोगे। तो बेसिकली यहां जो एक ट्रीटमेंट होता है वो होता है बेटा नेचर के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? नेचर के बेसिस पे, कि उस चीज की नेचर क्या है। अगर वो खर्चा है, लॉस है, तो ट्रेडिंग पीएनएल की डेबिट में जाएगा। वो इनकम है, गेन है, तो वो ट्रेडिंग पीएनएल की क्रेडिट में जाएगा। वो एसेट है तो बैलेंस शीट की एसेट में जाएगा। वो लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में जाएगा। ये होती है किसी भी ट्रांजेक्शन की नेचर। जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा उसमें हम हर चीज को उसकी नेचर के हिसाब से ही लिख रहे थे। अगर कोई चीज खर्चा है तो उसको ट्रेडिंग पीएनएल की डेबिट, कोई इनकम है तो ट्रेडिंग पीएनएल की क्रेडिट, कोई एसेट है तो बैलेंस शीट एसेट साइड, कोई लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। जब कोई चीज आउटसाइड ट्रायल बैलेंस हो तो आप उसके दो ट्रीटमेंट करोगे। एक ट्रीटमेंट तो उसकी नेचर वाला करोगे, एक ट्रीटमेंट कौन सा करोगे? आप उसकी नेचर वाला, सेम ये यहां पर करोगे जो। और एडिशनल ट्रीटमेंट जो आप करोगे वो आप करोगे उसकी करेक्ट एंट्री वाला, कि उसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, उस हिसाब से आप क्या करोगे? ट्रीटमेंट करोगे। ठीक है। ये जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये इस चैप्टर को करने का बेस्ट तरीका है, और इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाता आपको, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से देखना। अब आप कुछ भी गलती नहीं करोगे, एक एक चीज को समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होनी जरूरी है। क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, देखो कोई भी चीज जो है, कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो इनसाइड ट्रायल बैलेंस भी हो सकती है, आउटसाइड भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो आउटसाइड ही होगी, सिर्फ इनसाइड नहीं हो सकती, वो इनसाइड भी हो सकती है। क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड ट्रायल बैलेंस हो सकता है और आउटसाइड ट्रायल बैलेंस हो सकता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड ट्रायल बैलेंस है तो उसके ट्रीटमेंट कितने होंगे? एक ही होगा, एक ही ट्रीटमेंट होगा। किस बेसिस पे होगा? नेचर के बेसिस पे होगा। नेचर क्या है क्लोजिंग स्टॉक? स्टॉक होता क्या है? एसेट होती है, तो ये कहां जाएगा? एसेट होती है तो ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट की एसेट साइड। क्लियर हुई कहानी? आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है तो दो ट्रीटमेंट होंगे। एक ट्रीटमेंट होगा बेटा इसकी नेचर के बेसिस पे, नेचर के हिसाब से बैलेंस शीट की एसेट साइड जाना चाहिए। और दूसरा ट्रीटमेंट होगा इसकी करेक्ट जर्नल एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या होती है इसकी? करेक्ट एंट्री क्या होती है? इसको हम एडजस्टमेंट एंट्री भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप करेक्ट एंट्री भी बोलते हो और इसको एडजस्टमेंट एंट्री भी बोलते हो। वो होती है क्लोजिंग स्टॉक की ट्रेडिंग की क्रेडिट में जाना, जो कि बनती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। आपसे वो किसी भी चीज की पेपर में एंट्री भी बोल सकते हैं, तो एंट्री ये हो गई क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स में ट्रीटमेंट क्या होगा? फाइनल अकाउंट्स में ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पर? क्रेडिट हो रहा है। तो आप फाइनल अकाउंट में ट्रीटमेंट क्या करोगे इसका? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। फिर से समझो, अगर क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड ट्रायल बैलेंस है तो एक ही ट्रीटमेंट बैलेंस शीट की एसेट साइड में। अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है तो एक तो बैलेंस शीट की एसेट साइड और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्लियर हुई कहानी? इस तरीके से आप हर चीज के दो दो ट्रीटमेंट समझेंगे। आगे आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकेला नहीं आता, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, चारों का ट्रीटमेंट हम सीखेंगे। ध्यान से देखते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर इनसाइड ट्रायल बैलेंस है
या आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर इनसाइड ट्रायल बैलेंस है तो कितने ट्रीटमेंट होने चाहिए, जल्दी बताइए। एक ही ट्रीटमेंट होना चाहिए। किस बेसिस पे होना चाहिए, नेचर की बेसिस पे होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की नेचर क्या होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की नेचर होती है लाइबिलिटी। तो ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। तो नेचर होती है लाइबिलिटी, तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। क्लियर हुई कहानी। अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है तो दो ट्रीटमेंट होंगे। पहला होगा नेचर के बेसिस पे, नेचर क्या है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। क्लियर है। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, दूसरा ट्रीटमेंट होगा इसका करेक्ट एंट्री के बेसिस पे। करेक्ट एंट्री बोलोगे या क्या बोलोगे इसको बेटा, एडजस्टमेंट एंट्री बोलोगे। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि इस साल का खर्चा था लेकिन अभी तक आपने करा नहीं, वो आपको ईयर एंड में ही पता चलेगा कि हाँ जी इस साल का खर्चा ये करना रहता है। जैसे मान लो मैंने साल भर सैलरी दी 50,000 की, है ना, बाद में पता चला 10,000 की देनी रहती है, तो मैं इसकी एंट्री कैसे पास करूंगा, है ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी है और सैलरी है तो इसी साल का खर्चा, तो 50,000 तो नहीं, इस साल का खर्चा 60,000 होगा क्योंकि 10,000 तो देना रहता है, वो भी इसी साल का खर्चा है। तो हम एंट्री क्या करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग सैलरी, या मैं क्या कह दूं, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। समझ आई मेरी बात, कि मैं क्या कर रहा हूं, इस साल के खर्चे को इंक्रीज कर रहा हूं, जितना आउटस्टैंडिंग है जितना रहता है, क्योंकि वो भी इसी साल का खर्चा है। एंट्री ये होगी। फाइनल अकाउंट्स का ट्रीटमेंट में बोलूं तो क्या होगा, रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड कर दोगे क्योंकि एक्सपेंस को बढ़ाना पड़ेगा। रिलेटेड एक्सपेंस में, रिलेटेड एक्सपेंस में प्लस कर दोगे। ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा अंदाजा देता हूं कि किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखता है। ठीक है। मान लो, मान लो आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐसी दी गई है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹1,000। ठीक है। ट्रायल बैलेंस आपके पास दिया गया है, ट्रायल बैलेंस में सैलरी दी गई है आपको 5,000। ठीक है। ट्रायल बैलेंस में 5,000 की सैलरी दी गई, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 दी गई है। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, देखो जब ये ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट में जाएगा, जब ये ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट में जाएगा तो ये पी एंड एल अकाउंट बनेगा मेरा। यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा टू सैलरी, कितनी है 5,000, इसमें प्लस कर दूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। समझे मेरी बात, 1,000 रुपए की टोटल हो जाएगा 6,000। इस तरीके से मेरा ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट दिखेगा। एक ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा ट्रीटमेंट बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो इसकी लाइबिलिटी साइड में, इसकी लाइबिलिटी साइड में एक चीज लिखूंगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 1,000। क्लियर हुई मेरी बात। इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। अगर ये इनसाइड ट्रायल बैलेंस होती तो सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी साइड में लिखता, ये वाला ट्रीटमेंट ना करता, लेकिन आउटसाइड है तो दोनों ट्रीटमेंट करूंगा। क्लियर है कहानी। एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, स्क्रीनशॉट मतलब आई वुड सजेस्ट आप लिख लो अच्छे से, एक बार लिख लो जो मैंने अभी तक कराया। ठीक है। चलो अब अगला देखो, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। क्या होता है, इनकम अर्न्ड बट नॉट, सॉरी, बट नॉट रिसीव्ड, कि हमने क्या करा, कमा तो लिया लेकिन पैसे अभी मिले नहीं है। जैसे मान लो मैंने आपको पढ़ा तो दिया, आपने भी मुझे फीस दी नहीं है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, एक्रूड इनकम हो गई, है ना। ये क्या हुई मेरे लिए, एक्रूड इनकम हो गई। मैंने पैसे कमा लिए लेकिन रिसीव नहीं हुए, तो ये मेरे लिए क्या है, इनसाइड ट्रायल बैलेंस भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है। चीज क्या है आप ये बताओ, नेचर क्या है इसकी। देखो नेचर की बात करूं तो नेचर होती है इसकी एसेट, है ना। कल को मेरे को पैसा मिलने वाला है तो ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, अगर इनसाइड ट्रायल बैलेंस दे रखा है तो। लेकिन अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दे रखा है तो कहां जाएगा, एक ट्रीटमेंट नेचर वाला। नेचर क्या है इसकी, जल्दी बोलो भाई, बैलेंस शीट एसेट साइड, समझे,
दूसरा ट्रीटमेंट आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, दूसरा ट्रीटमेंट करेक्ट एंट्री, या इसको आप क्या बोलते हो, एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, एक्यूट इनकम का मतलब होता है कि इनकम इस साल की थी, रिसीव अगले साल होगी, तो इस साल की इनकम को इंक्रीज करोगे। इनकम इंक्रीज होती है तो इनकम क्रेडिट होती है। और एक्रूड इनकम क्या है, आपकी एसेट है, तो आप कहोगे एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। जो भी इनकम है, मान लो इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो आप कहोगे एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। बेसिकली इस साल के इंटरेस्ट रिसीव्ड को आप इंक्रीज कर रहे हो, तो इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या ट्रीटमेंट होगा, रिलेटेड इनकम में क्या कर दोगे आप, रिलेटेड इनकम में क्या कर दोगे आप, प्लस कर दोगे। समझे मेरी बात, इस साल जो आपने P&L की क्रेडिट में लिखा होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, उसके अंदर जोड़ दोगे एक्रूड इंटरेस्ट जितना भी होगा। ठीक है, अगला आ जाओ, एडवांस इनकम। फिर से एडवांस इनकम भी क्या हो सकता है, इनसाइड ट्रायल बैलेंस, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। कोई भी चीज इनसाइड होती है तो उसका एक ट्रीटमेंट होता है, एक ट्रीटमेंट ही होता है। किस बेसिस पे होता है, नेचर के बेसिस पे। देखो एडवांस इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड। क्या होता है बेटा, इनकम रिसीव, पैसे रिसीव हो गए लेकिन अर्न नहीं करे, अभी काम नहीं करा। जैसे मान लो आप क्या करते हो, आप ट्यूशन पे जाते हो, एडवांस फीस दे देते हो, है ना। अब आपने एडवांस फीस दे दी, मान लो आपने मुझे 10,000 एडवांस फीस दे दी 2 महीने की, तो मुझे 2 महीने पढ़ाना पड़ेगा ना, वो मेरे लिए एडवांस इनकम हुई। तो एडवांस इनकम मेरे लिए क्या हुई, लाइबिलिटी हुई। तो नेचर क्या है, लाइबिलिटी, जाएगा कहां, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस हुआ तो एक ट्रीटमेंट नेचर के बेसिस पे, दैट इज बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। दूसरा ट्रीटमेंट करेक्ट एंट्री। एक्रूड इनकम की करेक्ट एंट्री क्या होती है, ध्यान से सुनना। हम इस साल की इनकम को रिड्यूस करते हैं क्योंकि वो अगले साल से रिलेटेड होती है। तो हम क्या करेंगे, इस साल की इनकम को रिड्यूस करेंगे, तो डेबिट करेंगे इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, रिलेटेड इनकम में से माइनस कर दो, क्योंकि ये इस साल की नहीं है, ये एडवांस है। रिलेटेड इनकम में से क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, चलो भाई आगे आता है मेरे पास। अरे प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ गया, प्रीपेड एक्सपेंस क्यों नहीं आया, प्रीपेड एक्सपेंस आना चाहिए था ना। प्रीपेड एक्सपेंस लिख लो भाई, पता नहीं मिस हो गया पीपीटी में गलती से। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस लिख लेते हैं हम, कहाँ लिखेंगे, यहां लिख लेते हैं। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस भी तो आएगा। प्रीपेड एक्सपेंस, या इसको हम प्यार से बोलते हैं अनएक्सपायर्ड, ऐसा खर्चा जो भी एक्सपायर नहीं हुआ, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। ठीक है, इसके भी दो ट्रीटमेंट हो गए, इनसाइड है या आउटसाइड है उस बेसिस पे। तो अगर बेटा जी आप इनसाइड हो तो हम आपका एक ही ट्रीटमेंट करेंगे। किस बेसिस पे करेंगे, आपकी नेचर के बेसिस पे करेंगे। आप प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है कि अगले साल का खर्चा इसी साल कर दिया, तो वो मेरी एसेट होगी ना, अगले साल मेरे को बेनिफिट्स मिलेंगे। तो नेचर के हिसाब से बैलेंस शीट एसेट साइड। क्लियर है, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस हुआ तो, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस हुआ तो दो ट्रीटमेंट्स होंगे। पहला ट्रीटमेंट बताओ, नेचर। नेचर क्या है, बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक है, दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, दूसरा ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, आपको इस साल के खर्चे को कम करना पड़ेगा, इस साल का तो है नहीं वो, तो हम क्या करेंगे, कम करेंगे इस साल के खर्चे को, तो क्रेडिट होगा खर्चा, और प्रीपेड एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट क्या दिखेगा, रिलेटेड एक्सपेंस में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्लियर है कहानी।
सो ये हो गया प्रीपेड एक्सपेंस। चलो भाई अगली एडजस्टमेंट पे मूव करते हैं। सो दिस इज माय डेप्रीसिएशन। देखो डेप्रीसिएशन नाम से नेचर पता होनी चाहिए आपको, इनसाइड ट्रायल बैलेंस है तो, इनसाइड ट्रायल बैलेंस है तो नेचर पता होनी चाहिए। नेचर होती है डेप्रीसिएशन की यू आर एन एक्सपेंस। डेप्रीसिएशन की नेचर होती है कि आप हो एक खर्चा, और खर्चे कहां जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इनडायरेक्ट है। तो ये कहां जाएगा, पी एंड एल की डेबिट में जाएगा अगर इनसाइड ट्रायल बैलेंस है, और बहुत बार इनसाइड ट्रायल बैलेंस देखने को मिलता है ये, ठीक है। अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है तो दो ट्रीटमेंट होंगे। पहला ट्रीटमेंट फिर से नेचर के बेसिस पे, क्या है नेचर, सर प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड वाली नेचर है। दूसरा ट्रीटमेंट, दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, देखो वो होगा इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बोलूं मैं या करेक्ट एंट्री बोलूं, क्या होती है। तुम्हें डेप्रिसिएशन की एंट्री तो पता ही होगी ना, डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा हमने पूरा। एंट्री क्या करते थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, यही करते थे ना, जो भी एसेट हो। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, जो भी एसेट हो, मशीनरी है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये होगी इसकी एडजस्टमेंट एंट्री। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या ट्रीटमेंट दिखेगा, वहां ट्रीटमेंट दिखता है रिलेटेड एसेट में से माइनस कर दोगे, है ना। यहाँ पे एसेट को रिड्यूस ही तो कर रहे हो आप। व्हेन यू पास एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, आप कर क्या रहे हो, मशीनरी को रिड्यूस कर रहे हो, क्योंकि मशीनरी को तुम क्रेडिट कर रहे हो। मशीनरी को क्रेडिट कर रहे हो तो मतलब आप रिड्यूस कर रहे हो। तो इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट क्या होगा, रिलेटेड एसेट में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन। समझ आई मेरी बात। सो दिस इज डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट। फिर आता है बैड डेट्स। बैड डेट्स का भी ट्रीटमेंट क्या होगा, कि आप इनसाइड ट्रायल बैलेंस हो या आप आउटसाइड ट्रायल बैलेंस हो। देखो अगर आप इनसाइड ट्रायल बैलेंस हो तब क्या होगा, नेचर के बेसिस पे। नेचर क्या होती है बैड डेट्स की, बैड डेट्स को कुछ लोग एक्सपेंस बोलते हैं, कुछ लॉस बोलते हैं, जो मर्जी बोल लो, जाना पी एंड एल की डेबिट में है, खर्चा भी वहीं जाता है, लॉस भी वहीं जाता है, तो चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो नेचर क्या है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, ठीक है। चलो अगर आउटसाइड हुआ तो दो ट्रीटमेंट, पहला नेचर, नेचर कैसी, नेचर कैसी, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड वाली जैसी। दूसरा ट्रीटमेंट करेक्ट एंट्री, या मैं क्या बोलता हूं, एडजस्टमेंट एंट्री। क्या होती है, बैड डेट्स की एंट्री बताओ भाई, पढ़ी ना हमने, जनरल एंट्री पढ़ी ना हमने, वहां पर हमने बैड डेट्स की एंट्री नहीं करी, क्या एंट्री करी, बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, हाँ कि ना, हाँ कि ना। हमने क्या करा, अपने डेटर्स को कम कर दिया, एसेट को रिड्यूस कर दिया, यही करा, यही करा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसा दिखेगा, डेटर्स में से, डेटर्स में से माइनस कर दोगे। डेटर्स कहां दिखते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखते हैं, वहां पे जो डेटर्स होंगे उनमें से बैड डेट्स का अमाउंट आप माइनस कर दोगे। क्लियर हुई कहानी। एक और चीज बता दूं, बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के ट्रीटमेंट जो होते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स वर्जन भी होते हैं उनके, अभी मैं आपको बेसिक करवा रहा हूं। और जो आपके पास आपके फाइनल पेपर में क्वेश्चन आना है उसके अंदर मुश्किल चांसेस होते हैं कि एक एंट्री आपसे वो बैड डेट्स और प्रोविजन से रिलेटेड पूछ ले। वो एंट्री भी 50-60 या ज्यादा ही 70-80% चांस होते हैं कि आप जितना मैं सिखा रहा हूं उससे हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा ऐसा है जिसको टॉपर बनना है, जिसको एक नंबर का भी रिस्क नहीं लेना, उसको इस पूरे टॉपिक को बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, बैड डेट्स प्लस प्रोविजन को। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मैं इसमें नहीं करवा रहा क्योंकि सब बच्चों के लिए नहीं है, वो सिर्फ टॉप 1% बच्चे जो मतलब गलती से भी गलत नहीं करना चाहते, कुछ उन बच्चों के लिए है।
लेकिन उनका भी ध्यान तो नहीं छोड़ सकता ना मैं। तो आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको क्या करवाऊंगा, पूरा का पूरा बैड डेट्स प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स प्लस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, कम से कम 30-35 मिनट का वीडियो रहेगा, और उसके अंदर जितने भी केसेस बन सकते हैं उनको इजीएस्ट मैनर में मैं आपको सिखाकर जाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए बच्चे ये कर सकते हो आप, इससे आपका 90% चांस है कि आपको पेपर में ठीक होगा इसकी एडजस्टमेंट, क्योंकि वो आती नहीं है, आती है तो वो बेसिक आती है, वो इससे हो जाती है। अब मनाना कि टीचर को स्पेशली मुश्किल है या वो कॉन्सेप्ट डालना है तो वो डाल सकते हैं, इसीलिए उसके लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा। अब देखो बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब होता है कि बैड डेट्स ने पैसा वापस दे दिया, जो पहले बैड डेट्स हो गए थे उन्होंने पैसा वापस दे दिया। कहां कहां हो सकता है, इनसाइड ट्रायल बैलेंस हो सकता है, नेचर। नेचर सोचो क्या होती है बैड डेट्स रिकवर्ड की। देखो बैड डेट्स की नेचर अगर खर्चा है तो ये इनकम है ना। बैड डेट्स अगर लॉस है तो ये गेन है। बेसिकली बैड डेट्स रिकवर्ड हमारे गेन माने जाते हैं, और गेन्स आते कहां पर है, गेन्स आते कहां पर है, पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ठीक है, बात वही है कि बैड डेट्स पी एंड एल की डेबिट में तो ये पी एंड एल की क्रेडिट में। अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है, अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है तो दो ट्रीटमेंट होंगे। पहला नेचर के बेसिस पे, ठीक है, नेचर क्या है देखो, नेचर होती है बैड डेट्स रिकवर्ड की यही पी एंड एल की क्रेडिट साइड वाली, पी एंड एल की क्रेडिट साइड। और दूसरा ट्रीटमेंट होता है करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, यही इसकी एडजस्टमेंट एंट्री भी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखेगा दूसरा ट्रीटमेंट, कैश में प्लस कर दोगे। कैश कहां दिखता है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो कैश दिख रहा होगा उसमें आप जोड़ दोगे जितने भी बैड डेट्स रिकवर्ड आपके हैं। क्लियर है कहानी, ठीक है भाई। अगला देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फिर से आपको सिर्फ बेसिक ट्रीटमेंट बता रहा हूं। इनसाइड ट्रायल बैलेंस है या आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, देखो इनसाइड ट्रायल बैलेंस का ट्रीटमेंट में आपको इसका अकाउंट बनाना होता है, उसके लिए आप अलग से मेरा लेक्चर सुन पाओगे। अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है तो आपको दो काम करने होते हैं, और ये हमेशा सही रहता है ट्रीटमेंट। पहला नेचर, नेचर के हिसाब से ये जाना कहां चाहिए, पी एंड एल की डेबिट में। क्योंकि बेटा प्रोविजन जो होता है, प्रोविजन जो होता है ये बनता कहां से, आउट ऑफ प्रॉफिट्स बनता है। जब प्रॉफिट्स में से कोई चीज निकलती है तो प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाते हैं, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, अपने पी एंड एल की डेबिट साइड में लिख देते हैं। और अगर ये अगर दूसरा ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है डेटर्स में से आप माइनस कर देते हो। ठीक है, दूसरा ट्रीटमेंट जो होता है डेटर्स में से आप माइनस कर देते हो। एक चीज और ध्यान रखना, एडजस्टमेंट एंट्री कोई पूछे आपसे इसकी, तो वो एंट्री क्या होती है, वो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। रेयर पूछता है कोई, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको पता होनी चाहिए कि ये पी एंड एल की डेबिट से एडजस्ट होता है, क्योंकि जब आप प्रोविजन बनाते हो तो आपके प्रॉफिट्स रिड्यूस होते हैं। एक मिनट, लाइक वीडियो बंद हो गई है शायद ना, हाँ चल गई, ठीक है। जब आप प्रोविजन बनाते हो तो आपके प्रॉफिट्स क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, इसीलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते हैं कि रिड्यूस हो गई, टू प्रोविजन क्रिएट कर देते हैं। क्लियर है यहां तक। अगली चीज आती है मेरे पास लास्ट की दो, आज की क्लास के लिए लास्ट की दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से समझते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का नेचर क्या होता है। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को आप जानते हो, ड्राइंग्स का मतलब होता है जो ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला। जो ओनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, ओनर उस पैसे पे ब्याज देगा फर्म को, बिजनेस को। तो बिजनेस को जब कोई ब्याज मिलता है तो बिजनेस के लिए क्या है, वो इनकम है। तो हम कहेंगे नेचर क्या हुई इसकी, नेचर क्या हुई इसकी, इनकम, या मैं गेन बोलूं, जो मर्जी बोल लूं। तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में। ये बेसिकली बिजनेस के लिए होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है,
लेकिन अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है, अरे यहाँ नेचर को लिख दिया, इनसाइड है ना, इनसाइड ट्रायल बैलेंस है, तो ये आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है, तो फिर दो ट्रीटमेंट होंगे। एक होगा नेचर के बेसिस पे, नेचर क्या है, P&L की क्रेडिट साइड है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड है, और दूसरा ट्रीटमेंट होगा बेटा, दूसरा ट्रीटमेंट ध्यान से सुनो, दूसरा होगा करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का पैसा आप ओनर से लेते हो, ओनर से जब पैसा लेते हो तो आप उसकी कैपिटल को रिड्यूस कर देते हो, ओनर की कैपिटल जब रिड्यूस होती है तो एंट्री होती है कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल को आप डेबिट करते हो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, कैपिटल को मैंने रिड्यूस करा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मेरी इनकम में क्रेडिट कर दिया, ये एंट्री हुई। इस एंट्री का इंपैक्ट क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कैपिटल को रिड्यूस करना है तो कैपिटल में से माइनस कर दोगे, कैपिटल दिखती कहां है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखती है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, कैपिटल में से आप माइनस कर दोगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, दूसरा ट्रीटमेंट, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बिजनेस के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस को रिसीव हो रहा था, ये बिजनेस पे करेगा, क्यों करेगा, देखो कैपिटल का मतलब ओनर ने जो पैसा लगाया, ओनर ने जब पैसा लगाया तो बिजनेस उसके ऊपर उसको ब्याज देगा, तो बिजनेस के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। अगर इनसाइड ट्रायल बैलेंस है तो नेचर क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस कहां जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आउटसाइड है तब क्या होगा, तब दो ट्रीटमेंट होंगे, पहला ट्रीटमेंट नेचर के हिसाब से, नेचर क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, क्लियर है। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री बोलूं या एडजस्टमेंट एंट्री बोलूं, वो होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने ओनर को देना है, जब भी ओनर को पैसा देना हो तो उसकी कैपिटल इंक्रीज करते हैं, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट होकर होती है, तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट कैसा देखने को मिलेगा मुझे, मैं कहूंगा कि ओनर कैपिटल को इंक्रीज कर दो, तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल में प्लस कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि कहां दिखता है मुझे, बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जो कैपिटल दिखेगा उसमें जोड़ दूंगा, क्या जोड़ दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ दूंगा, क्लियर है। तो आज हमने काफी सारी एडजस्टमेंट्स खत्म कर ली है। एक और बात बताऊं, आप मान के चलो कि लगभग जो 60-70%, 70 से भी ज्यादा 70% इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होती हैं वो कवर हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे कि एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना होता है, ठीक है। उस क्वेश्चन को समझने के बाद हम आगे जाकर थर्ड क्लास में इस चैप्टर की और एडजस्टमेंट्स करेंगे, फोर्थ क्लास में एक और क्वेश्चन करेंगे, और फिर एक बोनस क्लास आएगी जिसमें मैं आपको बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्लियर है जी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से पढ़ाई करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिंदगी भर काम आने वाला ये चैप्टर है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो।